हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आराध्यांश ट्यूटोरियल हब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखे थे बच्चों, और आज हम विज्ञान विषय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, ये प्रश्न केवल एनएस एग्जाम तक ही सीमित नहीं हैं। चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें या साइंस की बात करें, ये सभी प्रश्न आपके लिए वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम में, या जो भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, ये किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे का सही युग्म है। पहला ऑप्शन है रेयॉन और रुई, ब में है नायलॉन डेक्रोन, स में है रुई जूट, और द में है मूंज और रेयॉन। प्राकृतिक रेशों का युग्म पूछा गया है, तो आप जानते हैं प्राकृतिक रेशे हैं रुई और जूट, जो कि हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, यही प्राकृतिक रेशे हैं। जबकि जो भी ऑप्शंस बचे हुए हैं आप देखें यहाँ पर रेयॉन, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, मतलब संश्लेषित है। डेक्रोन, नायलॉन या रेयॉन वापस आ गया है। इन सभी में कोई ना कोई रेशा जो है वो मानव निर्मित है, संश्लेषित है, यानी कृत्रिम रेशा है। लेकिन रुई, जूट, मूंज ये प्राकृतिक रेशे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टेरिकॉट किन दो रेशों से मिलकर बना हुआ है? तो बच्चों यहाँ पर जो टेरिकॉट है, ये यहाँ पर इसके हम दो टुकड़े करते हैं, यानी टेरी और कॉट। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है टेरिलीन और कॉटन। इससे टेरिलीन और कॉटन, कॉटन को हम कपास, ठीक है, इसको हम कॉटन भी कहेंगे इंग्लिश में, कपास को। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन अ, टेरिलीन और कपास, इन दोनों से मिलकर बनता है टेरिकॉट। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर का हत्था किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है? बच्चों, ये बना होता है बेकेलाइट का, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है और गर्म भी नहीं होता है। इसलिए बेकेलाइट के हत्थे बनाए जाते हैं प्रेशर कुकर में, या जो भी कुकिंग के जो भी यूटेंसिल्स हैं उन सभी में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़ों में अचानक आग लग गई और उसके कपड़े पिघल कर, देखो बच्चों यहाँ पर जो कपड़ा है वो पिघल रहा है, ठीक है, पिघलकर शरीर से चिपक गए हों, तो बताएं उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए हैं? बच्चों, ये कपड़ा डेफिनेटली कृत्रिम रेशों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि कृत्रिम रेशा ही आग लगने पर पिघलता है और शरीर से चिपक जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है, जैसे कि सूती कपड़ा है, कपास का बना हुआ जो कपड़ा है, वो जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, यानी शरीर से चिपकेगा नहीं। इसलिए दिवाली के समय जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो उस समय इसका विशेष ध्यान रखें कि हम सूती कपड़े ही पहने, और कृत्रिम रेशों से बने हुए जो संश्लेषित कपड़े के रेशों से बने हुए कपड़े हैं उनको पहनने से बचें, ताकि कोई दुर्घटना हमारे साथ ना हो सके। अगला प्रश्न देखें, राकेश को उसकी मां ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी, आपकी राय में इसका क्या कारण है? बच्चों, ऑप्शन है कि सूती कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, या सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सूती कपड़े हल्के होते हैं, या सूती कपड़े गर्मी में पसीना सोख लेते हैं। तो बच्चों, सही उत्तर क्या होगा? आप भी समझ गए होंगे, सूती कपड़े गर्मी में पसीने को सोख लेते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन द। छठा प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? बच्चों, जो घड़ियां होती हैं आप जानते हैं उनके पुर्जे बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जो हैं उनके पुर्जे होते हैं। अब उनको सुधारना है, ठीक करना है, तो ठीक करने वाला जो घड़ी साज है वो कौन से लेंस का प्रयोग करेगा? वो प्रयोग करेगा उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस का क्या गुण है कि ये छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, ठीक है, उसका आवर्धन कर देता है। तो यहाँ पर जो भी उसे कलपुर्जा देखना होगा उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, तो उसको सुधारने में सहायता मिलेगी। उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। सातवां प्रश्न है, रमेश की दादी को
ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की। तो बताइए उसे किस प्रकार का दृष्टि दोष है। बच्चों ऑप्शन देखें आप, पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन जो पास की होगी यानी निकट की जो वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये बीमारी ज्यादातर कब होती है बच्चों? ये ज्यादातर होती है 40 के पार, जब उम्र हो जाती है उस समय ये दोष ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो ऑप्शन ब है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब यहाँ पर निकट की जो वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इसे हम मायोपिया भी कहते हैं बच्चों, है ना, इसे कहते हैं मायोपिया। और यहाँ पर इलाज के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मे में? यहाँ काम में लेंगे हम अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है जरा दृष्टि दोष। बच्चों इसमें पास की और दूर की, ठीक है, दोनों जो है वस्तुएं, दोनों ओर की यानी पास की और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यानी प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि ना तो वस्तु पास की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। तो ये दोष होता है जरा दृष्टि दोष। और यहाँ पर कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों? यहाँ पर यूज करते हैं बाईफोकल लेंथ, ठीक है, बाईफोकल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यानी कि उस चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों के लिए, दोनों के निवारण के लिए उसमें दोनों ही लेंस इसमें लगे हुए होते हैं। तो यही उत्तर हमारा सही है, जरा दृष्टि दोष। और मोतियाबिंद बच्चों, मोतियाबिंद जो है इसका कारण क्या होता है? ये होता है जब लेंस की जो पारदर्शिता है यानी हमारी आंखों में जो लेंस है, ठीक है, उसकी पारदर्शिता यदि कम हो जाए तो मोतियाबिंद रोग होता है। यानी इसके ऊपर कुछ पदार्थ जमने शुरू हो जाएंगे और हमें जो है स्पष्ट दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा और धीरे धीरे आपकी दृष्टि बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मोतियाबिंद ये रोग होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको चारों तरह के रोग के बारे में जानकारी दे दी गई है और इस प्रश्न का सही उत्तर तो हमें स मिल ही गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है, इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क है। प्रश्न को देखो, क्या कहा है? पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है। मतलब वायु का संगठन, वायु के अंदर जो भी अवयव हैं उन सभी की मात्रा हमेशा एक जैसी बनी रहती है। तो इसका सही तर्क क्या है? इसकी वजह क्या है? ऑप्शन अ है ज्वालामुखी का फटना। तो ज्वालामुखी के फटने से तो संतुलन बनेगा नहीं। जंगल में आग लगना, इससे भी नहीं होगा। तीसरा है ऑप्शन कि प्रकृति में जंतु व वनस्पति में परस्पर आदान प्रदान से। देखो बच्चों यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि द भी जो है वो भी गलत है। कल कारखानों, वाहनों और निर्माण कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी से इससे तो हमारे पर्यावरण को उल्टा नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति में जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, इनमें आपस में परस्पर आदान प्रदान से। परस्पर आदान प्रदान कैसे? जैसे हम जानते हैं कि जंतु हैं श्वसन क्रिया में ये ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस को छोड़ते हैं। और ये तो कौन कौन है? जंतु ऑक्सीजन तो लेते हैं ये और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? ये जो संतुलन है वो बना रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न है
निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बच्चों, इस ग्राफ को देखकर तो जो पाई चार्ट हमें दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी बताई गई है इसमें, नाइट्रोजन। और ये आपको याद भी रहना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, सबसे अधिक मात्रा में यही गैस पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है। तो बच्चों, इस चित्र को आप देख लें ध्यान से। ये चित्र है कीप के आकार के बादल का, और आपको दिख भी रहा होगा एक कीप जैसी संरचना आपको ये दिख रही है बच्चों, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा बादलों की ओर है और निचला जो सिरा है ये जमीन के यानी कि पृथ्वी के संपर्क में ये रहता है। इसे हम टॉर्नेडो भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए बच्चों? पर्यावरण मित्र यानी कि पर्यावरण के लिए हितैषी, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखे या पर्यावरण के हित में हो। अब है ना, ऐसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचानी है, यानी पर्यावरण मित्र जैसी शैली होनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ऑप्शन को देखते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है? जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैव अपघटनीय उत्पाद का उपयोग हम अधिक करेंगे तो क्या होगा? कचरा इकट्ठा नहीं होगा। जैव अपघटनीय उत्पाद का मतलब समझ गए बच्चों? ऐसे उत्पाद जो कि जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे अगर हम कागज की बनी थैलियों का उपयोग करेंगे, ठीक है, कागज के बने हुए बैग का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? अगर आप उनको फेंक भी दोगे वातावरण में तो वो अपघटित हो जाएंगे, वापस प्रकृति में मिल जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक क्या है? वो अपघटित नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग, तो ये भी सही है। अगर हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो कि बार बार काम में आ जाए, इनका पुनः चक्रण हो जाए, रिसाइकल हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। तो ये भी उत्तर सही होना चाहिए। सा को देखो, सा ऑप्शन क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधनों का सीमित व संयमित उपयोग। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, प्राकृतिक गैसें जो हैं यानी प्रकृति से जिनके खनन के द्वारा जिन गैसों को हम प्राप्त कर रहे हैं, कोयला है, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका हमें क्या उपयोग, कैसा उपयोग करना चाहिए? सीमित, लिमिटेड, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इनका उपयोग करें, अनावश्यक इनका उपयोग ना करें। और संयमित, संयम के साथ। ऐसा नहीं है कि हम बाइक लेके घूमने निकले हैं और बस घुमाते जा रहे हैं, इससे क्या होगा? पेट्रोल का मिसयूज है, क्योंकि उसकी मात्रा प्रकृति में निश्चित है, एक समय के बाद ये सब संसाधन भी लुप्त होते जाएंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन कैसे हैं? पर्यावरण हितैषी हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द उपयुक्त सभी। 12वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्नलिखित में से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ है पिपलांत्री, ये बच्चों पिपलांत्री है, पिपलांत्री ग्राम, पिपलांत्री ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य। ब है चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर। और स है खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी का बलिदान। और द है अ व स दोनों ही ऑप्शन। बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन ब था, ब है कि चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर, तो बच्चों इस चीज का तो पर्यावरण संरक्षण से कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जबकि अ और स दोनों कार्य हमें उचित लग रहे हैं, तो उसमें सही उत्तर क्या होगा? द होगा। केजरली ग्राम में अमृता देवी के बलिदान को आप लोग जानते हैं कि इन्होंने पेड़ को बचाने के लिए क्या किया था? पेड़ से लिपट गए थे और जो पेड़ों को काटने वाले थे उन्होंने अपने आधी कुल्हाड़ी उनके ऊपर चला दी थी। तो इस प्रकार उन्होंने पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया, तो ये भी सही है। और जो ऑप्शन अ है पिपलांतरी ग्राम के
किरण निधि संस्था के कार्य। तो बच्चों ये जो पिपलांतरी ग्राम है, ये ग्राम है राजसमंद जिले का। कौन से जिले का है ये? राजसमंद। अपने राजस्थान में राजसमंद एक जिला है और उस जिले की एक ग्राम पंचायत है पिपलांतरी। ठीक है। और यहाँ पे इसके उद्धार के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो किरण निधि संस्था थी, इसने काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अ और स दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? बच्चों जंतु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगी, राइबोसोम भी होगा और रिक्तिका भी होगी, लेकिन हरित लवक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरित लवक किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पौधों में। ऐसे पौधों में जो कि हरे पौधे हैं, उनके अंदर ये हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी में निम्न में से कौन कौन से भोजन अवयव क्रमशः स्थित हैं? ये जो क्रमशः है बच्चों, क्रमशः का मतलब है क्रम से। सबसे पहले दाल की बात करें कि दाल के अंदर कौन सा अवयव होगा भोजन का, और फिर उसके बाद बाटी में कौन सा होगा। दाल में बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, दाल में होता है प्रोटीन। दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और जो बाटी है किसकी बनती है? आटे की। आटा किससे मिलता है? गेहूं से। गेहूं क्या है? यह है कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उच्च रेशे यानी रफेज प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? बच्चों रफेज हमें छिलके वाली दालों से मिलते हैं, आटे की चौकर से भी मिलता है रेशा, और छिलके सहित फल, यानी फल जब भी खाएं छिलके सहित खाएं, लेकिन उससे पहले फलों को अच्छे से धो लें। तो यहां पर उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए, आप उसे खाने को क्या देंगे? चिप्स, कुरकुरे, अ व ब दोनों, या फिर ग्लूकोज के बिस्किट? तो बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज के बिस्किट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है। और हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की। हम जो भी भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर हम जो काम में लेते हैं, यानी जो गेहूं जो हम खाते हैं, वो भी लास्ट में अंतिम क्या बनता है? उससे ग्लूकोज ही बनता है। जब भी उसका पाचन होता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें इसके बाद में इसके शोषण की क्रिया के द्वारा जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आप ग्लूकोज के बिस्किट खिलाएंगे। और वैसे भी आप जानते हैं, कभी बीमार हुए होंगे तो आपको ड्रिप लगाई गई होगी, बोतल चढ़ाई गई होगी। किसकी बोतल होती है वो? किसकी ड्रिप होती है? ग्लूकोज की ड्रिप ही लगाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही है। निम्न में से मसाले का सही युग्म है? हल्दी, लौंग, सौंफ, मूंगफली। तो बच्चों मूंगफली मसाला है क्या? मूंगफली थोड़ी है मसाला। फिर तिल भी नहीं है मसाला, ये मूंगफली वापस आ गई। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अ, हल्दी और लौंग। सौंफ भी हालांकि बच्चों मसाले में आती है, काली मिर्च भी आती है, मिर्च भी आती है, लेकिन जो युग्म की बात की जा रही है तो वो ऑप्शन अ सही है। अगले प्रश्न को देखो, शामू के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, यह कांच का कौन सा गुण है? बच्चों कांच का गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाना ये भंगुरता को बताता है, ब्रिटल। ठीक है। जैसे कि कोयला नीचे गिर के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े बिखर जाता है। ठीक है। इस गुण को क्या बोलते हैं? भंगुर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए। अंडज जंतु कौन से हैं? ऐसे जंतु जो कि अंडे देते हैं। तो बच्चों आप ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन को देखें, गिलहरी है, गाय, तोता। आप जानते हैं कि गाय और गिलहरी ये अंडे नहीं देते, तोता तो देता है। ऐसे ब ऑप्शन को देखें, मैना पक्षी है, छिपकली भी अंडे देती है, मेंढक भी देता है। इसका मतलब कौन सा उत्तर सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ब। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है? यहां पर बच्चों हमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, लकड़ी, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबड़, सारी की सारी अधातुएं ही हैं, इनमें से कोई भी धातु नहीं है।
लेकिन हमें देखना है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक। तो आपको अच्छे से पता है इसका उत्तर, ग्रेफाइट। कि जो सेल हम काम में लेते हैं घड़ी में या टॉर्च में कहीं भी, तो उसमें जो बीच में आपने काले रंग की जो छड़ देखी है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो ये विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। 21वां प्रश्न है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए, ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है? बच्चों, ये होता है स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर वैद्युत बल। यानी जब स्वेटर पहन रखा था उसने, तब वो अपने स्किन से, अपनी चमड़ी से रगड़ता है और उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जब उसको उतारते हैं तो बाल उसकी ओर आकर्षित होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 22वां प्रश्न है, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? बच्चों, हमारी आंख जो होती है उसमें उत्तल लेंस होता है, ये बात आप याद रखें। 23वां प्रश्न है, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है। बीच में से तो पतला है और किनारों पर से ये मोटा है। बच्चों, ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है। 24वां प्रश्न, अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा, किनारों से पतला। अभी बात उल्टी आएगी, जस्ट बीच में से तो मोटा है और किनारों से पतला है। ये उत्तल लेंस है बच्चों। ठीक है, आगे देखो, इसके अलावा और क्या हिंट दिया हुआ है? उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश में अपने मित्र के हाथ पर चलका गिराता है और थोड़ी देर में उसके हाथ की त्वचा जलने लगती है। बच्चों, ये गुण किसका है? उत्तल लेंस का है। तो आपने भी कई बार ऐसे प्रयोग किए होंगे कि उत्तल लेंस की सहायता से आपने कागज को जलाया होगा। त्वचा पर इस एक्सपेरिमेंट को ना करें, वरना आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, तो कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। अब ऑप्शन में आपको उत्तल नहीं दिख रहा, ये रहा अभिसारी। भी आपको बताया था मैंने, अवतल लेंस को तो हमने क्या कहा था? अपसारी। तो अभिसारी यहां पर क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी कहते हैं, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे क्या करता है? ये देखो, जैसे ही एक बिंदु पे उसको ये केंद्रित करता है, अभिसारित करता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। 25वां प्रश्न है, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज होता है। निषेचन की क्रिया में क्या होता है बच्चों? नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं, और ये युग्मक कैसे होते हैं? ये होते हैं अगुणित। यानी गुणसूत्रों की संख्या दोनों में आधी आधी होती है। जब इनका संयुग्मन होता है और युग्मनज बनता है, ठीक है, ये दोनों केंद्रक मिल जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? वापस से जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर द यहां पर सही है। अगला प्रश्न देखें हम। 26वां प्रश्न है, अनिल ने आलू की कलिकाओं को काटकर जमीन में बो दिया। वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? बच्चों, यहां पर आलू की कलिकाओं समेत, यानी आलू को भी काट के जमीन में बोया गया है। यानी कि हमने क्या किया? उसके कायिक भाग को जमीन में गाड़ दिया है, जिससे नया पौधा हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि ये कहलाता है कायिक जनन, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से फूल का, पुष्प का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पौधे का जो लैंगिक भाग है वो पुष्प कहलाता है। यहाँ पर कायिक जनन के द्वारा ही, यानी कि जब कलिकाओं का, कलम का हम प्रयोग करते हैं तो कायिक जनन कहलाता है। 27वां प्रश्न देखो बच्चों, कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित करना है। मैच द कॉलम्स है। पहले में लिखा है खंडन, मुकुलन, अनिषेक जनन और लैंगिक जनन। यानी यहां पर जनन की कई सारी विधियां हैं, जिन्हें हमें कॉलम बी से सुमेलित करना है। सबसे पहले आता है खंडन। बच्चों, खंडन जो है ये होता है स्पाइरोगायरा में। इसमें स्पाइरोगायरा में खंडन के द्वारा, यानी एक स्पाइरोगायरा दो टुकड़ों में टूट जाएगा
और 2 स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। तो विखंडन के द्वारा किसमें होगा? स्पाइरोगायरा में। उसके बाद मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है ईस्ट में, ईस्ट कोशिकाओं में मुकुलन के द्वारा होगा। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन किसमें होगा बच्चों? अनिषेक जनन होगा केले में, क्योंकि आप जानते हैं केले में कोई बीज नहीं होता है, तो अनिषेक जनन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उनमें बीज नहीं मिलता है। और जो लास्ट है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लैंगिक जनन किसमें बचाया अभी है? ये आएगा सरसों में। यानी ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है देखो 28वां। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। क्या है बच्चों? ये ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। ठीक है, आपके सामने एक ये चित्र आप देख रहे होंगे, आप समझ भी गए होंगे कि पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। और अब ये जो खोपड़ी घूमती हुई आपको दिखेगी पिछले भाग से, ये इस समय आपको ये रेड कलर दिख रहा है बच्चों, ये इस ग्रंथि की पोजीशन है, इस जगह पर ये ग्रंथि पाई जाती है और ये मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। इसका संबंध किससे है? दिन रात से है। यानी जैसे हम रात में सो जाते हैं, हमें नींद आती है, तो दिन में कभी हम 10 घंटे नहीं सो सकते, लेकिन रात में हम सो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस ग्रंथि का काम यही है, ये दिन रात में विभेद करती है, हमारे जो बॉडी का जो भी चक्र है उसको मेंटेन करती है ये। ठीक है, तो इस ग्रंथि का ये काम होता है। अगला प्रश्न है 29वां। मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। तो बच्चों ये आप शायद अच्छे से जानते होंगे कि मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है, क्योंकि अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है यही मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इंसुलिन कम उत्पन्न होगा तो मधुमेह रोग होगा, इसलिए आपने देखा होगा डायबिटीज इस रोग को बोला जाता है। डायबिटीज के कुछ लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाकर थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया जाता है। आखिरी प्रश्न है बच्चों आज का 30वां प्रश्न है। लघु पथन होने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से घर के विद्युत उपकरणों में आग लग सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए क्या करते हैं? बच्चों इसका प्रश्न तो आप बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम घरों में फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन अ और ब दोनों में आपको फ्यूज तार दिख रहा है। सा तो है आग को बुझाने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो आखिरी है, लेकिन वैसे भी आप जानते हैं कि जब करंट से, ठीक है, विद्युत की से जब आग लगती है तो उसको हम पानी से तो नहीं बुझाएंगे। ठीक है, बुझाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें? दुर्घटना से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पर जो जानकारी जाननी चाहिए क्वेश्चन में वो ये है कि फ्यूज तार का उपयोग तो करेंगे, लेकिन क्या उसे समांतर क्रम में लगाएंगे या श्रेणी क्रम में लगाएंगे? बच्चों यहाँ पर जो फ्यूज तार लगेगा वो लगेगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप जानते हो श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज से जो भी उपकरण लगे कहीं पर एक परिपथ बना हुआ है और उसे हम तोड़ना चाहते हैं इस परिपथ को, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसे बीच में से ही यहाँ तोड़ना पड़ेगा। एक जगह से भी ये टूट जाएगा तो जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर फ्यूज तार टूट जाता है तो सारे उपकरण चलना बंद हो जाएंगे और दुर्घटना होने से बच जाएगी। लेकिन अगर हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? ये समांतर क्रम में लगाओगे तो क्या होगा? जिस उपकरण के क्रम में लगाओगे, जिस उपकरण के साथ में लगाओगे, केवल वही उपकरण बच पाएगा, बाकी सारे उपकरण जल जाएंगे। तो हम हमेशा श्रेणी क्रम में, ये बात आप याद रखें कि जब भी फ्यूज लगेगा वो श्रेणी क्रम में ही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो विज्ञान का क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो भी आपको बताया इसको एक बार आप याद रखें, पढ़कर देखें, आप लोगों के पास अगर इसकी PDF फाइल है तो। और बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करें।
आपकी अगर कोई परेशानी है किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर कर वो भी बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको भी हम क्लियर करेंगे, एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करने में हेल्प ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।